हाँ, तो हम लोग इसके पहले हमने पढ़ाया था पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन, जीवन की निरंतरता का सी पार्ट, 2 का सी पार्ट। पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन, तो एक फूल के नर जननांग मादा जननांग के बारे में पूरा बताया, किस तरह से लैंगिक प्रजनन होता है उसको हमने थोड़ा विस्तार से बताया। उसी का संक्षिप्त रूप याद करने के लिए, उसी को जैसे कि खूब आसानी से याद हो जाए, सरल करके उसको मैंने यहाँ संक्षिप्त रूप बताया है। सबसे पहले परागकण, जो नर गैमीट, परागकण के अंदर नर गैमीट बनते हैं। परागकण परागण की क्रिया, पॉलिनेशन की क्रिया द्वारा फूल के मादा भाग वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। पहली चीज हो, परागकण परागकोश से निकलकर विभिन्न विधियों द्वारा कहाँ जाएंगे? वर्तिकाग्र, यहाँ वर्तिकाग्र पर जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे परागकण। अब यहाँ परागकण के अंदर हमने बताया था कि नर जनन कोशिका होती है, नर जर्म सेल उसको कहते हैं, जर्म सेल जनन कोशिका कह सकते हैं, या नर गैमीट हम कह सकते हैं। परागकण के अंदर होता है, परागकण द्वारा उत्पन्न नर जनन कोशिकाएं, नर गैमीट बीजांड में उपस्थित, बीजांड मादा का हिस्सा ओव्यूल, बीजांड में उपस्थित मादा गैमीट, उसको हिंदी में युग्मक कहते हैं, गैमीट को हिंदी में युग्मक कहते हैं, मादा गैमीट के साथ फ्यूजन करता है यानी मिलता है। नर गैमीट कहाँ है? परागकण में। यहाँ दूसरी लाइन हो गई, यहाँ तीर बनाया हमने। पहला क्या हुआ? परागकण पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, स्टिग्मा पर। फिर परागकण द्वारा जो उत्पन्न नर गैमीट है, नर जर्म कोशिका उसको कह रहे हैं, वह बीजांड के अंदर उपस्थित, बीजांड में मादा गैमीट होता है, मादा गैमीट के साथ फ्यूजन साझुज करता है। जनन कोशिकाओं की, जर्म कोशिकाओं, यहाँ कहें जनन कोशिका, या इसको अंग्रेजी में कहेंगे जर्म कोशिकाओं का जो मिलना है उसको हम निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। सायुज्य यानी जो सायुज्य हमने लिखा, फ्यूजन, निषेचन कहलाएगा। निषेचन के पश्चात बनेगा जाइगोट, जाइगोट का निर्माण होगा। युग्मनज, युग्मनज इसको कहेंगे जाइगोट को, जाइगोट का निर्माण होता है युग्मनज। अब जाइगोट में अनेकों बार विभाजन क्रिया होती है, क्योंकि एक कोशिका का जाइगोट बना 2x से डिप्लॉयड है जाइगोट, एक कोशिका का बार 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 उसको विभाजन होगा तो उससे भ्रूण बन जाएगा, जो एडल्ट वयस्क पौधे का लघु रूप है। यहाँ पर अनेकों बार विभाजित होकर बीजांड में भ्रूण बनेगा। किससे? जाइगोट से, जाइगोट से भ्रूण बनेगा। अब इसके बाद जब भ्रूण बन गया तो अंडाशय बंद हो जाएगा चारों तरफ से, तो उस अंडाशय परिपक्व होकर के फल बनाएगा, और बीजांड जो अंडाशय के अंदर है वो परिपक्व होकर के बीज बनाएगा। यहाँ लिखा गया, बीजांड धीरे धीरे बीज बनाता है और अंडाशय वृद्धि कर परिपक्व होकर के फल का निर्माण करता है। अब जो बीजांड है फल के अंदर, वो बीजांड जो है भविष्य का, बीजांड से बीज बना, वही बीज जो है भविष्य का पौधा है। सीधी सी बात है, बीज के अंदर भविष्य का पौधा भ्रूण होता है। हमने बताया भ्रूण किसी पौधे का लघु रूप है, बीज के अंदर ही भ्रूण है, इम्ब्रियो है। बीज के अंदर भविष्य का भ्रूण होता है, जो अनुकूल परिस्थितियों में उचित नमी, उचित ताप, उचित ऑक्सीजन ये प्राप्त करके नए पौधे के रूप में तैयार हो जाता है। इस प्रकार संक्षेप में पुष्पीय पौधों में निषेचन एवं नए पौधे का विकास खूब संक्षेप हुआ। अब इसका हम लोग अंतिम हिस्सा पढ़ेंगे आज, 2 का डी हिस्सा, सी 2 का ए, 2 का बी, 2 का सी। ये थीम हमारी जो है, थीम का सब थीम यहाँ हम देख रहे हैं। तो चैप्टर की थीम हमारी क्या है? जीवन की निरंतरता, ये थीम है। कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, तो उसका एक थीम हुआ। सब थीम, उप थीम क्या हुआ? 1 नंबर। 2 का 1 हमने बताया कोशिका विभाजन, कोशिका चक्र, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसके बाद 2 का बी नंबर पार्ट, 2 का ए हुआ ही, 2 का थीम, सब थीम बी नंबर में बताया रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन प्रजनन हुआ, अलैंगिक, लैंगिक,
इसके बाद वर्धी प्रजनन पौधों में हमने बताया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नेचुरल, आर्टिफिशियल, ये सब तरीका बताया गया। नेचुरल जड़ के द्वारा, शकरकंद उदाहरण हमने दिया था स्वीट पोटैटो का जो सिलेबस उदाहरण में बहुत जरूरी है। तने द्वारा जलकुंभी, वाटर हियासिंथ जलकुंभी, या अदरक, आलू, ये तना है, घूंघ तना है। और पत्ती द्वारा अजूबा, बिगोनिया, जिसको हमने बताया था एलिफेंट ईयर प्लांट उसको कहते हैं, बिगोनिया, ये पत्तियों द्वारा होते हैं नेचुरली। आर्टिफिशियल में हमने तीन तरीका बताया था। कटिंग, काट करके जवा का, गुलाब का तना लगाते हैं। कटिंग के बाद ग्राफ्टिंग, रोपण कहते हैं। दो भिन्न जाति के पौधे एक ही नस्ल के होंगे, जो जड़ सहित होगा उसको स्टॉक कहते हैं, और उसके ऊपर जो अच्छे उसी नस्ल के अच्छे पौधे को जोड़ते हैं उसको सियान कहते हैं। दोनों को विभिन्न विधियों से जोड़ करके रोपण की विधि से नए नए पौधे तैयार करते हैं। और तीसरा माइक्रो प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लास्ट में बताया था। तो रिप्रोडक्शन, टू का बी नंबर पार्ट हुआ प्रजनन, 2 का सी नंबर पार्ट इसके पहले अभी हमने पढ़ा, अभी जिसका संक्षिप्त रूप अभी बताए, पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन, फूल वाले पौधों में लैंगिक प्रजनन हम लोग पढ़ ली। अब 2 का डी और लास्ट दूसरे का अंतिम भाग, वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास, ये ग्रोथ एवं डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास दोनों का मतलब क्या है? सभी सजीवों के शरीर में मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं। मेटाबॉलिक क्रियाओं में कुछ क्रियाएं एनाबॉलिक रचनात्मक होती हैं और कुछ क्रियाएं कैटाबॉलिक विनाशात्मक होती हैं। जब रचनात्मक क्रियाओं की दर विनाशात्मक क्रियाओं यानी एनाबॉलिक क्रियाओं की दर कैटाबॉलिक क्रियाओं से अधिक होती है तो सजीव के आयतन, आकार, शुष्क भार में परिवर्तन हो जाता है। अस्थायी लेकिन परमानेंट, वृद्धि परमानेंट होती है, परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम वृद्धि कहते हैं। वृद्धि की अवधारणा यहाँ पर पहली रीडिंग हमारी है, वृद्धि की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ। 2 लाइन में, सभी सजीवों के शरीर में विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक क्रियाएं होती रहती हैं। उन मेटाबॉलिक क्रियाओं में कुछ क्रियाएं रचनात्मक एनाबॉलिक होती हैं, कुछ क्रियाएं कैटाबॉलिक विनाशात्मक होती हैं। रचनात्मक क्रियाओं की दर अधिक होने से सजीवों के आकार, प्रकार, आयतन, शुष्क भार इत्यादि में अस्थायी और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। अनुत्क्रमणीय शब्द का प्रयोग हम करेंगे, परिभाषा में थोड़ा अच्छी बात है कि हम वृद्धि की बात करते हैं। आकार, आयतन, शुष्क भार शब्द का प्रयोग करेंगे। शुष्क भार, ड्राई वेट, शुष्क भार, ड्राई वेट, आकार, आयतन, शुष्क भार में होने वाले अस्थायी एवं अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का मतलब इंग्लिश में वो कहोगे इरिवर्सिबल परिवर्तन, इरिवर्सिबल परिवर्तन को अनुत्क्रमणिक माने जो उल्टा ना हो, उत्क्रमणी रिवर्सिबल जो दोनों तरफ हो उसको उत्क्रमणी कहते हैं, उल्टा सीधा। अनुत्क्रमणी जो एक ही तरफ हो, तो वृद्धि होगी तो एक ही तरफ होगी, वृद्धि हो गई। और सजीव के आकार में, आयतन में, शुष्क भार में परमानेंट परिवर्तन हो गया, अस्थायी। अब वृद्धि के विभिन्न चरण, डिफरेंट फेजेज ऑफ ग्रोथ, वृद्धि के विभिन्न चरण। सजीव की वृद्धि 3 चरणों में होती है, 3 अवस्था कह सकते हैं। डिफरेंट स्टेप्स ऑफ ग्रोथ, डिफरेंट फेजेज ऑफ ग्रोथ। यह 3 अवस्थाएं हैं। एक है पहली कोशिका विभाजन अवस्था, फेज ऑफ सेल डिवीजन, जैसा कि आपने पढ़ा है। कोशिका विभाजन, शरीर की कोशिकाओं में जो विभाजन होगा उसको हम कहेंगे माइटोसिस, सेल डिवीजन, समसूत्री विभाजन। पौधा के शरीर में जड़, तना, पत्तियों इत्यादि के विशेष करके परिभाजी उत्कुंभ पौधे में, हम लोग के पूरे शरीर में कोशिकाओं में विभाजन होता है बार बार। इसको हम कहते हैं सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल माने बॉडी सेल। बॉडी सेल में लगातार विभाजन क्रिया होती रहती है। विभाजन के फलस्वरूप नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इतना 2 लाइन लिखेंगे। पहला अवस्था चरण अवधारणा, पहला अवस्था क्या है, फेज क्या है, कोशिका विभाजन अवस्था और नई कोशिकाओं का निर्माण। यहाँ हमने लिख दिया इंग्लिश में फेजेज ऑफ सेल डिवीजन
एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, आगे इसमें जोड़ सकते हैं, नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। लगातार माइटोसिस कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा सजीव शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं में नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। दूसरी अवस्था अब आ जाती है कोशिका दीर्घीकरण, सेल इलांगेशन, फेज ऑफ सेल इलांगेशन, या उसको कहते हैं सेल इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट को विवर्धन, बढ़ना, इनलार्जमेंट, इलांगेशन। कोशिकाएं जब नई नई बनती हैं तो धीरे धीरे उसमें जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ने लगती है, केंद्रक अपना पूर्ण विकसित आकार प्राप्त कर लेता है, धीरे धीरे कोशिकाओं का आकार प्रकार बढ़ने लगता है। जब पूरा कोशिकाएं बढ़ जाती हैं तो उस सजीव के शरीर का वह भाग भी बढ़ता है, एक बढ़ेगा, बढ़ता है भाग, तो इनलार्जमेंट उसको कहते हैं या इलांगेशन कहते हैं। दीर्घीकरण हो गया, लंबाई में बढ़ गया, जड़ लंबाई में बढ़ गई, अगर पौधे में देखा जाए तना लंबाई में बढ़ गया। कब? नई नई कोशिकाओं में इलांगेशन हुआ, दूसरी अवस्था। तीसरी अवस्था हुआ कोशिका भिन्नन विभेदन, कोशिका भिन्नन, सेल डिफरेंशिएशन को कहते हैं। कोशिका विभेदन, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सेल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, कोशिका भिन्नन, इसको हम कोशिका परिपक्वन भी कह सकते हैं। कोशिकाएं जब पूर्ण आकार को प्राप्त कर लेती हैं, नई बनी हुई कोशिकाओं में इलाजमेंट जब होता है, विवर्धन होता है, तो कोशिकाएं अपना पूरा आकार प्राप्त कर लेती हैं, तो मैच्योर हो जाती हैं कोशिकाएं। जब कोशिकाएं परिपक्व हो जाती हैं तो अस्थायी हो जाती हैं, जिससे पौधों में अस्थायी ऊतक बन जाता है। हम लोगों से भी बहुत तरह के ऊतक होते हैं, कोशिकाओं से बनते हैं। हर सजीव में अस्थायित्व को जो अस्थायी कोशिका हो जाएगी तो उसमें डिफरेंशिएशन होगा, भिन्नन होगा। भिन्नन माने कोई कोशिका पैरेन्काइमा बन गई, मृदुतक, कोई कोशिका जो है कोलेनकाइमा बन गई, कोई कोशिका स्क्लेरेनकाइमा, कोई जाइलम, कोई फ्लोएम। पौधा के बारे में बता रहा हूँ, भिन्नन हो गया कोशिकाओं में, और ये कोशिकाएं मैच्योर हुई, परिपक्व हो गई, और ये जीवन भर पौधे में जीवन भर के लिए हो गई। ये पौधा का उदाहरण मैं लेके यहाँ बता रहा हूँ, सजीवों में ऐसी क्रिया होती है। तो ये परमानेंट हो गई, तो मैच्योर हो गई, अब अस्थायी ऊतक में बन गई, फिर हम नई नई कोशिकाएं विभाजित होंगी। ये हमेशा चलता रहता है, और अस्थायी ऊतक बनते रहते हैं। जो अस्थायी होंगे उसमें विभेदन हो जाएगा। कोई भोजन का निर्माण करेगा, पैरेन्काइमा हरा है, कोई पौधे को दृढ़ता मजबूती दे रहा है, कोई जल और खनिज पदार्थ को जाइलम उसकी विभिन्न कोशिकाएं लेकर के ऊपर की तरफ जा रही हैं, रसारोहण करा रही हैं। कोई पत्ती में बना हुआ भोजन फ्लोएम है, पौधे के विभिन्न भाग भिन्न, इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। कोशिकाओं में भिन्न हो जाता है। इस प्रकार तीन अवस्थाओं से होकर के सजीवों में वृद्धि की क्रिया होती है। ये संक्षेप में वृद्धि की बात हो गई। अब आइए दूसरी बात हम पढ़ें, विकास। अब वृद्धि विकास थोड़ा सा यहाँ तुमको समझना होगा कि विकास क्या है। विकास, डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट थोड़ा सा अलग चीज हो गई, वृद्धि में और डेवलपमेंट में थोड़ा अंतर हो जाएगा। विकास क्या है? हम लोग मानव विकास की बात करेंगे। विकास के उदाहरण डेवलपमेंट। मनुष्य की बात अपने में ही पढ़ना। मानव का विकास, कहते बहुत विकसित हैं, आदमी पर बड़े विकसित व्यक्ति हैं। ऐसा है, जन्म से लेकर और मृत्यु तक मानव शरीर में जितने भी चेंजेज होते हैं, वो बौद्धिक परिवर्तन हो, मानसिक परिवर्तन हो, शारीरिक परिवर्तन हो, इमोशनल आवेग संबंधी परिवर्तन हो, जितने तरह के चेंज मानव शरीर में होंगे, जितने तरह के परिवर्तन मानव शरीर में होंगे, जन्म से लेकर और मृत्यु तक, जब तक व्यक्ति जीवित है धरती पर, ये होने वाले जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाले विभिन्न तरह के शारीरिक, मानसिक और आवेग संबंधी, इमोशनल जितना चेंज होगा, जितना तरह का, सब परिवर्तन को हम एक साथ मिला करके डेवलपमेंट, विकास कहेंगे। मानव विकास की अवस्थाएं हैं। देखो, मानव विकास की अवस्था, जैसे वृद्धि की अवस्था हमने बताया, तीन अवस्थाओं में वृद्धि होती है शरीर में। तो मानव का विकास 5 अवस्थाओं में होता है। मनुष्य का विकास 5 अवस्थाओं में होता है। पहली अवस्था है, पहली जन्मजात शिशु, जिसको हम कहते हैं शैशवा अवस्था, इन्फेंसी, इन्फेंट,
इन्फेंसी, यह जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक, 5 वर्ष 6 वर्ष तक उसको हम कहते हैं शिशु है ये। इस समय बच्चा इस अवस्था में कोमल होता है, उसके अंग प्रत्यंग बड़ी मुलायम होते हैं। वो चेष्टा करता है, वो हर परिस्थितियों को, बातों को जानने की कोशिश करता है। अपने चलने, उठने, गिरने, बैठने की चेष्टा करता है। वो कुछ जानना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है। बड़ी अच्छी अवस्था है शैशवावस्था। इस अवस्था में, यहाँ तो हमारे भारत के अंदर तो पुराणों में ऐसी बात बताई गई कि माँ के गर्भ में भी बच्चा सीखता है। अच्छी अच्छी चीज़ें उसको, अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छे अच्छे श्लोक वगैरह बताए जाएं, अच्छी अच्छी बातें कही जाएं, शिशु को बड़ा असर इसका पड़ता है। और बचपन में जो चीज़ें उसको स्थापित कर दी जाएं, जो संस्कार डाल दिए जाएं, वो जीवन पर्यंत बने ही रहते हैं। इस बात को मानना चाहिए। विकास, ये विकास की पहली अवस्था है। इसलिए व्यक्ति को सजग रहना चाहिए कि वास्तव में सचमुच में विकास करना है तो यहाँ से शुरुआत हो, इन्फेंट से ही शुरुआत होती है। 5-6 वर्ष का बच्चा जब तक है, उसको जिस तरह की बातें हम सिखाएं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा कि शिवाजी की माता जीजाबाई उनको बड़ी बहादुरी की कहानियाँ सुनाती थी, तो सचमुच में उस तरह के बहादुर हुए। जिनको डरना ना सिखाया जाए, डरिए नहीं किसी चीज़ से। बच्चे को इस तरह से भाव कर दिया जाए, वो कभी जीवन भर किसी चीज़ से भयभीत नहीं होगा। तो यहाँ उसमें सीखने की चेष्टा है। उसके अंग प्रत्यंग मुलायम है, लेकिन मस्तिष्क जो है वो सुन रहा है, जान रहा है, देख रहा है, बहुत कुछ सीखना चाहता है। उसको शैशवावस्था को, 5 से 6 वर्ष की अवस्था को। और इसके बाद जो अवस्था है उसको हम कहते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। इन्फेंसी के बाद आता है चाइल्डहुड। अब 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक विकास अब शिशु से तो ज़्यादा ही हो जाता है। हड्डियाँ थोड़ी मजबूत होने लगती हैं। धीरे धीरे बच्चा लोगों से मिलना जुलना, उसका स्वभाव परिवर्तित होने लगता है। क्रमशः उसके स्वभाव में चेंजेज आने लगते हैं। वो दोस्त बनाना चाहता है, मित्र बनाना चाहता है, लोगों से मिलना जुलना चाहता है। बच्चे में एक भाव आता है, सोचने समझने, थोड़ा बुद्धि विचार, उसमें स्मरण की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगती है। उसके अंदर आवेग वगैरह, इमोशन वगैरह धीरे धीरे वृद्धि करने लगते हैं। अब यहाँ से बाल्यावस्था, ये अवस्था बड़ी सुंदर अवस्था है। यानी 6 वर्ष या 5 वर्ष, 6 वर्ष तक अगर शिशु अवस्था मान के चलते हैं, 6 से 12 साल तक की अवस्था को ये बच्चे में बहुत सी चीज़ें, नई नई चीज़ें जानने की अवस्था है। बड़ा उत्सुक होता है बच्चा, इसमें उत्सुकता, जिज्ञासा बहुत ज़्यादा ईगरनेस होती है कुछ सीखने की, जानने की। और धीरे धीरे बच्चा जो है दोस्तों के साथ मिलना जुलना शुरू करता है, समाज के साथ मिलना जुलना शुरू करता है, और उसमें सामाजिकता धीरे धीरे महसूस करना शुरू कर देता है। इसके बाद की अवस्था बड़ी अच्छी अवस्था है, जो अवस्था आप लोगों की है। 9-10 से शुरू हो गई अवस्था और लगभग 12 तक, जिसको हम कहते हैं टीन एज, किशोरावस्था, एडोलिसेंस, किशोरावस्था, किशोर है। किशोरावस्था जीवन के बनने की सबसे अच्छी अवस्था में मानता हूँ। वैज्ञानिक भी इस पर शोध कर चुके कि सबसे अच्छी अवस्था अगर कोई है तो है किशोरावस्था, जिसमें ज्ञानार्जन की सबसे सुंदर फेज, डेवलपमेंट की सबसे अच्छी अवस्था किशोरावस्था। 12 से लेकर के और 19 वर्ष तक, 18-19 तक की अवस्था। वैसे टीनेज हम लोग कहते हैं 13 से जो शुरू होता है, इंग्लिश में 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। सचमुच में ये टीन एज है। इस अवस्था में अगर सावधानी न बरती जाए तो बनने की जगह बिगड़ना भी उम्मीद है कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसा आप नहीं, आप बनने वाली बात सोचोगे, आप अच्छाइयों सोचोगे। अवस्था किस तरह से हमारा विकास हो, हम विकास की बात कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो विकास होगा। इसमें सोचने समझने, ज्ञान, बुद्धि, विचार, स्मरण, चिंतन, ये आवेग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, पूरा विकास हो जाता है। शरीर का विकास पूर्ण रूप से, शरीर का विकास इसमें मैच्योरिटी की तरफ, परिपक्वता की तरफ जाना शुरू हो जाता है। शरीर का विकास, हड्डियां विकसित हो जाती हैं। हाँ, इस अवस्था में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हार्मोन के सिक्रीशन जो हैं
एंडोक्राइन ग्लैंड ज़्यादा सक्रिय होती है, बड़ी ज़्यादा सक्रिय होती है, क्योंकि ये बढ़ने की अवस्था है। लंबाई बढ़ती, हमने बताया होगा कि लगभग 20 से 21 उम्र तक ग्रोथ होती है, शरीर की लंबाई बढ़ती है, लेकिन मानसिक विकास जीवन भर होगा। मानसिक विकास एक डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ग्रोथ तो अभी हमने बताया वृद्धि, लेकिन विकास हमने क्या बताया, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, इमोशनल, आवेग से संबंधित हर जितना भी चेंज आपके शरीर में हो रहा है वो सब विकास आपका कहलाएगा। किशोरावस्था में हार्मोन का सिक्रीशन होने लगता है। पुरुषों में धीरे धीरे दाढ़ी मूंछ का निर्माण शुरू हो जाता है, आवाज़ थोड़ी भारी होने लगती है। लड़कियों का विकास, बालिकाओं का विकास बालकों की अपेक्षा तेज इस अवस्था में होता है, किशोरावस्था में। हार्मोन का सिक्रीशन के कारण एंडोक्राइन ग्लैंड सक्रिय होती है। हार्मोन में बताया था, एंडोक्राइन ग्लैंड इस अवस्था में ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं और अस्थियों का विकास हो जाता है, शरीर के हर अंगों का विकास हो जाता है। इस तरह से एडोलिसेंस अवस्था, किशोरावस्था जो मानी गई है 12 से 18 साल की अवस्था किशोरावस्था का। इसके बाद आती है वयस्क अवस्था, एडल्टहुड। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से आपको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। सोच लीजिए 18 वर्ष की अवस्था के बाद, पहले तो 21 वर्ष था, लेकिन अब मान लिया गया है 18 वर्ष की अवस्था से। तो यहाँ वयस्का अवस्था 19 के बाद ही हम लोग यहाँ मान के चलते हैं कि 19 से लेकर के 40 वर्ष ये यौवनावस्था, यौवनावस्था, एडल्टहुड। इस अवस्था में व्यक्ति पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। ये सामाजिकता में ज़्यादा, सोशल सामाजिक कार्यों में रुचि इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अब विद्यार्थी जीवन से धीरे धीरे हायर क्लासेस की स्टडी वगैरह इस अवस्था में आ गई। मैंने शुरू हमारा हो गया, ये अवस्था जो है 19 साल के वयस्क का अवस्था शुरू हो रही है। इसके बाद काफ़ी सोचने समझने, अपना उचित अनुचित की व्यवस्था मानव शरीर में अब बनने लगती है। उसका विकास, अब सब कुछ सोचने लगता है कि सही क्या है, गलत क्या, निर्णय करने की क्षमता पूरा विकसित हो जाती है 19 से 40 वर्ष तक। अब इसमें व्यक्ति जो है अब धनोपार्जन वगैरह करके अपने को समाज में स्थापित करने के लिए भी तैयारी कर लेता। दूसरी चीज़ है 40 से लेकर 60 वर्ष के बीच में, 40 से 60 वर्ष के बीच में मध्य, ये वयस्कावस्था की मध्य अवस्था मानी जाती है। मध्य माने उत्तर वयस्कावस्था, इसको हम कह सकते हैं। माने वयस्कावस्था का मध्य भाग माना जाएगा 40 से 60 के बीच में, 40 से 60 के बीच में मध्य, यानी कहा जाए तो 19 से लेकर के 40 नहीं, बल्कि 19 से लेकर के हम कहें तो 60 वर्ष की पूरी अवस्था को हम एक साथ में याद कर सकते हैं। एडल्टहुड, वयस्कावस्था, या इसको हम कहते हैं यौवनावस्था। यौवन को प्राप्त हो गया व्यक्ति, पूर्णतया शरीर की जितनी वृद्धि होनी है, वो शारीरिक वृद्धि हो, वो मानसिक वृद्धि हो, हर प्रकार की वृद्धि इस अवस्था में पूर्ण से हो जाती है। और इसके बाद अंत में आता है वृद्धावस्था, जीर्णतावस्था, वार्धक्य या उत्तर वयस्कावस्था। इसको उत्तर वयस्कावस्था हम कहते हैं, माने लेट एडल्टहुड, इसको लेट एडल्टहुड, उत्तर वयस्कावस्था। ये 60 वर्ष के बाद की और मृत्यु तक की अवस्था जो है एडल्टहुड की अवस्था होती है। और इसमें अब धीरे धीरे शरीर के बाल सफ़ेद होने लगे, हड्डियाँ धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी, व्यक्ति झुकने लगा। स्मरण शक्ति जो वयस्कावस्था में पूर्ण से विकसित थी, वो स्मरण शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। आँख की रोशनी कम हो जाती है, कान से कम सुनाई देने लगता, व्यक्ति में स्मरण भूलने की आदत अब धीरे धीरे लोग बातों को भूलना शुरू कर देता है। यानी ये वार्धक्य अवस्था कहलाती है 60 वर्ष की। इस तरह से इन 5 अवस्थाओं से होकर के मनुष्य का पूर्ण रूप से विकास होता है।